दोस्तों, अब वो समय नहीं रहा जब हम मार्केट जाते थे, बुक ले आते थे, स्पीडी, अरिहंत या फिर लुसेंट का कोई भी अच्छा सा बुक ले आते थे और दोस्तों उसकी सारी क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते थे अच्छी तरह से। पढ़ने के बाद हम लोग एग्जाम में जाके बैठते थे। हम लोग को लगता था कि मेरी तैयारी पूरी हो गई। तो दोस्तों, ये तब होता था आज से 15 साल या 20 साल पहले, लेकिन अब कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो गया है। यानी कि दोस्तों अब क्या होता है, एक सीट पे आपको 10,000 से 5,000 लोग फाइट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोस्तों एक सीट पे आपको 10,000 से 5,000 लोग फाइट कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो गया है। अगर आप क्वेश्चन रट के एग्जाम में आप सोचते हैं कि बैठ जाएंगे और दोस्तों 65 प्लस या फिर 70 प्लस आप कर लीजिएगा क्वेश्चन, तो दोस्तों ये अब संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन बुक में पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन रिपीट होते आ रहे हैं और दोस्तों ये क्वेश्चन पुराना हो गया है। इसलिए एग्जामिनर जो है वो अब क्या कर रहा है, इस पैटर्न को चेंज कर रहा है। यानी कि क्वेश्चन को थ्योरी से बना रहा है, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर देगा, कुछ और शब्द बना के क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग रूप दे रहा है। तो दोस्तों अब वो समय गया कि क्वेश्चन को हम पढ़ के एग्जाम में क्वालिफाई करते थे। अब दोस्तों हम लोग को पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि 70 या 65 प्लस आप आसानी से ला सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो करेंगे गुप्त काल। ये आपको पता है कि गुप्त काल कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें दोस्तों 1 या 2 नंबर नहीं पूछ रहा है। तो दोस्तों ये आपको गुप्त काल में पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसके बाद इस पे किस टाइप का क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं बताऊंगा। पूरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करने के बाद दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं दोस्तों लास्ट में देखेंगे। पहले थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग गुप्त काल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों इसे बारीकी से समझेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान से सुनना है और बोर्ड को देखना है। दोस्तों इतिहास क्या है, एक कहानी है। इसे हम बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ाएंगे और आपको कहानी की तरह सिर्फ सुनना है और माइंड में सेट कर लेना है, रटना नहीं है। दोस्तों रटना नहीं है, क्योंकि रटने वाला जो काम होता है वो कुछ ही दिन का होता है, इसके बाद आप फिर भूल जाइएगा। तो इसे रटना नहीं है, कहानी की तरह सुनिए और दोस्तों इसे दोहराते रहिएगा या फिर वीडियो को आप पुनः देखिएगा 10 रोज या 15 रोज के बाद, तो फिर ये कहानी आपको याद आ जाएगा। तो दोस्तों टॉपिक है हमारा आज, न्यू टॉपिक है गुप्त काल। ठीक है, तो दोस्तों गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है। तो दोस्तों मौर्य वंश या फिर कुछ ऐसे रिलेटेड आपको दे दिया जाएगा और एक वहां पे गुप्त वंश भी दे दिया जाएगा। तो दोस्तों गुप्त वंश या गुप्त काल को ही स्वर्ण काल कहते हैं। इसे कैसे याद रखिएगा, चला देखिए। आपके घर में जो सोना है दोस्तों, या फिर किसी और के पास जो सोना चांदी होता है, वो कहाँ रखता है, गुप्त रूप से रखता है। किसी को भी नहीं बताता है कि मेरे पास क्या है, कितना सोना है, नहीं है, ये किसी को भी नहीं बताता है। तो दोस्तों सोना चांदी पैसा जो है क्या है, गुप्त रूप से रखा जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा और रिलेटेड कर लीजिएगा। दोस्तों सोना को हम, स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना जिसे हम गुप्त रूप से रखते हैं, किसी को भी नहीं बताते हैं। तो दोस्तों सोना गुप्त रखा जाता है, यानी कि सोना गुप्त काल हो गया। अगला पॉइंट है गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में, ठीक है, अंत में हुआ है। जैसे दोस्तों 2020 जब एंट्री हुआ तो जनवरी से शुरुआती माना जाता है, लेकिन इसका दिसंबर में लास्ट माना जाता है, यानी कि 2020 का अंत बोला जाता है। तो इसी प्रकार गुप्त साम्राज्य का उदय जब इसका जन्म हुआ दोस्तों, तो ये 3री शताब्दी का अंत में हुआ, यानी कि लास्ट में हुआ 3री शताब्दी। और नेक्स्ट पॉइंट बनता है गुप्तों की उत्पत्ति स्थल मगध था। ये स्थान है दोस्तों, मगध एक स्थान है। तो दोस्तों गुप्तों की उत्पत्ति स्थल जो है मगध को माना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि गुप्त काल का संस्थापक कौन है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों गुप्त काल का संस्थापक कौन है,
तो दोस्तों ये आप तो देख रहे हैं कि गुप्त लिखा हुआ है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, श्री आगे लगा देना है। सिर्फ आपको श्री आगे लगा देना है, ये आपका संस्थापक बन जाएगा। ठीक है, तो गुप्त काल का संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त पहले है, उसके आगे आप श्री लगा दीजिए। दोस्तों किसी का नाम जब रिस्पेक्ट से लेते हैं तो उसके आगे श्री लगाया जाता है। तो इस तरह से आप रिलेटेड करके गुप्त को आप अगर रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट से बोलना चाहते हैं तो श्री गुप्त बोल सकते हैं। इसका संस्थापक श्री गुप्त है। चलिए फिर से देखिएगा, हम लोग गुप्त काल पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है ये आपको मैं बता चुका हूं, इसे आप रिलेटेड करके याद रखिएगा। स्वर्ण को हम लोग गुप्त रूप से रखते हैं, छिपा के रखते हैं, तो दोस्तों ये गुप्त काल बन गया। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट में हम बताए थे गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था। तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था गुप्त काल का उदय। और दोस्तों इसका स्थल यानी कि स्थान मगध माना जाता है। ठीक है, और अगला पॉइंट में हम बताए थे कि गुप्त काल का संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना गया। तो चलिए दोस्तों, गुप्त वंश का सेकेंड राजा यानी कि श्री गुप्त का जो बेटा था घटोत्कच वही बना है। तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं देखना है, इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। तो दोस्तों श्री गुप्त का उत्तराधिकारी यानी कि सेकेंड राजा घटोत्कच को बनाया गया और इसका जो राज था ज्यादा नहीं था, मगध के आसपास ही सीमित रहा। ठीक है दोस्तों, इसका जो राज था, साम्राज्य था, मगध के आसपास ही सीमित रहा, ज्यादा ये विस्तार नहीं कर पाया। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है हम लोग दोस्तों। इसके बाद जो राजा जो आएगा दोस्तों उसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता है और हम लोग और उसे अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो सर इसके बाद का जो राजा बना है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला पॉइंट है, गुप्त काल हम लोग दोस्तों कर रहे थे, इसमें अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि गुप्त काल का जो अगला राजा बना वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, पहला राजा श्रीगुप्त, दूसरा राजा घटोत्कच और तीसरा राजा चंद्रगुप्त प्रथम बना। दोस्तों ये सब कोई और नहीं, ये इन्हीं का पुत्र है। ठीक है दोस्तों, होता क्या था, जब राजा लगता था उसको कि मैं अब राज नहीं संभाल पाऊंगा तो दोस्तों, या फिर युद्ध में जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तब ऐसे में उन्होंने अपना बड़ा बेटा का उत्तराधिकारी बना देता था, यानी कि बड़ा बेटा को ही गद्दी पे बैठाया जाता था और राज को संभालने के लिए दिया जाता था। तो दोस्तों लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम में ऐसा नहीं था। इन्होंने योग्यता के आधार पर अपने बेटे को किसी और को नहीं, योग्यता के आधार पर उन्हें राजा बनाया गया। चलिए इसे देखते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो हमारा क्वेश्चन बनता है यही सब टॉपिक से बनेगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि गुप्त काल का तीसरा राजा चंद्रगुप्त प्रथम बना। तो इसका शासन कब से कब था? 319 से 335 ईस्वी तक इन्होंने राजगद्दी संभाली। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और गुप्त काल का प्रथम की बात बोल रहे हैं हम, सबसे शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त प्रथम ही था। लेकिन गुप्त काल का अगर सबसे अधिक शक्तिशाली बोला जाए तो वो समुद्रगुप्त है, लेकिन प्रथम कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रथम आया इस शब्द में, तो इसका प्रथम यानी गुप्त काल का प्रथम शक्तिशाली राजा भी प्रथम ही था, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम था। रिलेटेड कर लीजिए, तो गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त प्रथम था। अच्छा, ये दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत एक चलवाया था। तो दोस्तों ये था 319 से 320 ईस्वी के बीच में। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी के बीच में इन्होंने एक गुप्त संवत चलाया था। ये दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है कि गुप्त संवत किसने चलाया था?
तो आप ऑप्शन दे दिया जाएगा समुद्रगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम। तो दोस्तों आपको एक छांटना रहेगा, तो आपको टिक मारना रहेगा। ठीक है, तो आप यहां से ध्यान रखिएगा कि 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। अच्छा, कहीं आपको दे दिया जाएगा कि गुप्त संवत कब चलाया गया था, तो दोस्तों कहीं पे आपको 319 दे दिया जाएगा या फिर कहीं पे आपको 320 भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों भी ऑप्शन जो भी मिले, अगर जो भी देगा एक ही ऑप्शन देगा, वहां पे दोनों नहीं देगा, तो दोस्तों आप एक ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किन के साथ हुआ। तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह हुआ था वो लिच्छवी वंश, कौन सा वंश, ये लिच्छवी वंश की राजकन्या थी जिनका नाम था कुमार देवी। तो कुमार देवी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह फाइनल हुआ था, तय हुआ था, और इन्हीं के साथ इनका विवाह हुआ था। तो दोस्तों अगर आप पूछे कि चंद्रगुप्त की प्रथम जो बेगम थी या फिर जिनके साथ उनका विवाह हुआ वो किस वंश की थी, तो लिच्छवी वंश को टिक करना है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की कुमार देवी के साथ हुआ। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त प्रथम ने योग्यता के आधार पर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ठीक है, इसी के बारे में हम बोल रहे थे शुरू में कि दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम एक ऐसा राजा था जिसने अपने बेटे को ही उनके योग्यता के आधार पर, काबिलियत के आधार पर उन्हें राजगद्दी पे बैठाया गया और राज को संभालने की अनुमति दे दी गई। चंद्रगुप्त प्रथम में अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त राजा थे। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा राजा थे गुप्त काल के, वो पहला राजा थे जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन बनते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा कि गुप्त काल में महाराजा की उपाधि धारण करने वाले प्रथम राजा कौन थे, तो वो आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इसके बाद अगला पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, सिक्कों का चलन। तो गुप्त काल में सर्वप्रथम सिक्कों का चलन किनके काल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त प्रथम के काल में हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे राजा थे गुप्त काल के, इन्होंने सिक्कों का चलन सर्वप्रथम किया था। ठीक है, तो दोस्तों इसे आप ध्यान में रखिएगा, सिक्कों का चलन किसने करवाया सर्वप्रथम गुप्त काल में, तो चंद्रगुप्त प्रथम के काल में ही, चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में ही सिक्कों का चलन हुआ था।